हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरएन। अपन ने सारे ब्लड सेल्स को कंप्लीट कर लिया है। डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया और प्लेटलेट भी अपन ने पढ़ लिया। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसका नाम आप डालो हीमोस्टैसिस। क्या नाम है? हीमोस्टैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए, क्लिनिकली ये टॉपिक बहुत काम आता है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसका एक लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सबसे पहले अपन को देखना है कि हीमोस्टैसिस होता क्या है। ओके, तो हीमोस्टैसिस क्या होता है तो समझो। जब आपकी कोई ब्लड वेसल्स है, जब अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, चाहे वो कैपिलरी हो, चाहे वो आर्टरी हो, चाहे वेसल्स हो, मेनली वेसल्स से डैमेज होती है। वेन ये डैमेज हो जाती है तो आपको वहां पे क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होने लगती है, वहां से खून आने लगता है इंजरी होने पर, है ना। मेनली एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम, जो अंदर ही अंदर की लेयर है, वो डैमेज होती है और उसके डैमेज होने पर वहां से क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लग जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, अपनी बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म जो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना, खून को रोकना, यही क्या कहलाता है? हीमोस्टैसिस कहता है। मतलब टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी बॉडी काफी सारी ओवरलैपिंग प्रोसेस करता है। ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। हीमोस्टैसिस क्या होता है? जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, मेनली ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम पार्ट, तो वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून आने लग जाता है। तो ऐसे खून आता रहेगा तो आपके अंदर तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कम हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। लेकिन अपनी बॉडी एक ऐसा डिफेंस बनाती है जो उस ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है। अपनी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस ब्लीडिंग को रोकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेमोस्टैसिस। ना होम्योस्टैसिस अलग चीज थी। होम्योस्टैसिस होती है कि हर सब्सटेंस को, हर बॉडी के एलिमेंट को एक सर्टेन लिमिट में मेंटेन करना, वो होम्योस्टैसिस होता है। लेकिन हीमोस्टैसिस होता है ब्लीडिंग को रोकना, खून को रोकना। और ये काफी सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। ठीक है। काफी सारे ओवरलैपिंग, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ प्रोसेस होते हैं। मेनली हीमोस्टैसिस में तीन चीज देखते हैं। ठीक है। और वन बाय वन होते हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ना लिख के थोड़ा ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस में, कि सबसे पहले हीमोस्टैसिस में होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब आपको मैं समझाता हूँ कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, इसको समझिए। सबसे पहले यदि कहीं पे ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यदि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी काम नहीं चलता तो वहां पे आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे बनता है। यदि प्लेटलेट से भी काम नहीं चलता तो वहां पे फिर आते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या आते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर, जिनको मैंने कहा था ना कि जिनको अपन ने पढ़ा था, अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं जो उस ब्लीडिंग को रोकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, मतलब उससे जो वेसल्स है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी, वो अपना काम करेगी। यदि उससे भी काम नहीं चलता तो वहां पे प्लेटलेट प्लग बनते, प्लेटलेट आके इकट्ठा हो जाएंगी, उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। यदि उससे भी काम नहीं चलता तो वहां पे क्लोटिंग फैक्टर आते हैं और वहां पे फिब्रिन बनाते हैं, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अपन वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपनी बुक में लिख रखा है कि ज्यादा मोर बैडली ब्लीडिंग होती है ना, जहां पे ज्यादा खतरनाक ब्लीडिंग होती है, एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा इंजरी होगी, वहां पे उतनी ही जल्दी ये हीमोस्टैसिस का प्रोसेस बिगिन होगा। रैपिड बिगिनिंग ऑफ हीमोस्टैसिस प्रोसेस। हीमोस्टैसिस का प्रोसेस उतनी ही जल्दी स्टार्ट होगा जितनी ज्यादा खतरनाक इंजरी होगी। और यूजुअली अपन देखते हैं, यूजुअली जो प्रोसेस है वो 15 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट नहीं, स्टार्ट। इस प्रोसेस को स्टार्ट होने में मैक्सिमम 15 सेकंड लगते हैं। यूजुअली 15 सेकंड में हीमोस्टैसिस का प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है?
वन बाय वन करके देखेंगे, कहीं आप स्लिप मत हो जाना बस, है ना। अब तक अपन ने सिंपल पढ़ा कि हीमोस्टेसिस क्या होता है, किसी ब्लड वेसल्स का जब एंडोथेलियम डैमेज होता है वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी बॉडी ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ प्रोसेस या सीरीज ऑफ मैकेनिज्म चलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। इसके लिए तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये फिर इसने बोला कि कोई भी जगह जितनी खतरनाक ब्लीडिंग होगी उसमें हीमोस्टेसिस का प्रोसेस उतनी ही जल्दी स्टार्ट होगा, और यूजुअली 15 सेकंड में हीमोस्टेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये अपन ने अब तक देखा, ठीक है। अब अपन सबसे पहला प्रोसेस है वैसोकंस्ट्रिक्शन, उसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट डालो वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे स्टार्ट होता है इसको अपन देखते हैं, स्टार्ट करें। तो सुनो, देखो जहां पर भी ब्लीडिंग होती है ना, समझना, जहां पर भी ब्लीडिंग होती है, जहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग बोल दो या एंडोथेलियल डैमेज बोल दो, ठीक है, या एंडोथेलियल डैमेज बोल दो या ब्लीडिंग बोल दो। भाई एंडोथेलियल डैमेज होगा तभी तो ब्लीडिंग होगी, जब आपकी वेन्स में इंजरी होगी तभी तो खून बाहर आएगा। जब भी ब्लीडिंग होती है तो याद रखना उसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस वो कौन सा होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। और कैसे होता है इसको समझो कि हीमोस्टेसिस क्यों होता है, सॉरी वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है। जैसे एंडोथेलियल डैमेज हुई है, समझना कि जैसी एंडोथेलियल आपकी डैमेज होती है तो वहां से क्या होता है, वहां से जो नर्व फाइबर होते हैं, जो वहां की नर्व है या जो नर्व फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। वहां पे नर्व फाइबर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। नर्व फाइबर के स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि वहां पे स्मूथ मसल्स के पास क्या जाता है, मैसेज जाता है। और स्मूथ मसल्स में क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्मूथ मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या देखने को मिलता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन तो आप तो जानते हो ना, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बिल्कुल नैरो हो जाती है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब भी ब्लड वेसल्स बिल्कुल वहां पे श्रिंक हो जाएंगी, बिल्कुल नैरो हो जाएंगी, तो वो क्या ब्लीडिंग को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस ब्लीडिंग, ठीक है। यदि बिल्कुल वहां की ब्लड वेसल्स बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल नैरो हो जाएंगी, तो वहां से ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा मतलब कि ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। मतलब क्या है कि ये सपोज करो कि ये वेसल्स थी, ये एक वेसल्स थी, सपोज करो, एक मिनट रुको, सपोज करो ये एक वेसल्स थी, ठीक है, ये एक वेसल्स थी, ठीक है। हुआ ऐसे कि यहाँ पे क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, पूरा मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई, इंजरी हो गई, और इसके अंदर क्या बह रहा था, ब्लड बह रहा था। समझने की कोशिश करना। अब जैसे ये इंजरी होती है, यहाँ की एंडोथेलियल डैमेज हुई, तो खून यहाँ से बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करेगी कि जो ये वेसल्स है ना वो पतली हो जाएंगी। ये वेसल्स पतली हो जाएंगी तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी नहीं। यदि ये पतली हो जाएंगी तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी ना, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी और ज्यादा ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का होता है। एक और रीजन होता है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन का पहला रीजन अपन ने बताया कि वहां की नर्व फाइबर है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, जिसका मैसेज कहां जाता है, स्मूथ मसल में जाता है। स्मूथ मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और वहां पे ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है, और वहां पे ब्लड लॉस भी कम होता है, ठीक है। तो पहला फेज तो ये हो गया। देखो जब भी ब्लीडिंग हो जाती है तो अपन आइस लगाते हैं, तो आइस भी अपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। देखो हॉट लगाते हैं, गर्म चीज लगाने से वेसल्स डायलेट होती है, ठंडी चीज लगाने से वेसल्स ठंडी होती है। यदि आइस लगाएंगे तो वहां पे वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, इसलिए आइस से ब्लीडिंग रुकती है, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। एक और रीजन होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन का, एक और रीजन चलता है, मतलब कि रीजन मतलब एक और हाइपोथेसिस चलती है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन के पीछे का कारण एक और बताया गया है, उसको आपको समझाता हूं। वो क्या रीजन है, ऐसे कहा जाता है कि जब सेकेंडरी फेज में अपन जब पढ़ेंगे ना कि यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनता है, यहाँ पे प्लेटलेट प्लग मतलब कि यहाँ पे प्लेटलेट आके इकट्ठी होती है, प्लेटलेट का कलेक्शन होता है,
तो जब प्लेटलेट का कलेक्शन होता है ना, तो वहां पे प्लेटलेट क्या होती है, सेरोटोनिन को रिलीज करती है। किसको? सेरोटोनिन को रिलीज करती है और एडीपी को रिलीज करती है, और एक और होता है थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन ए2 को रिलीज करती है। तीन मीडिएटर को रिलीज करती है, थ्रोम्बोक्सिन ए2 को, एडीपी को और सेरोटोनिन को। जब वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जब डैमेज होता है वहां पे, तो प्लेटलेट भी आपकी इकट्ठा होंगी, और वो प्लेटलेट ये तीन सब्सटेंस, सेरोटोनिन जिसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी बोला जाता है, ठीक है, 5 एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन को रिलीज करती हैं। ये क्या करते हैं, ये भी आप याद रखना, ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ये बात भी आप याद रखना। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन के पीछे एक ये रीजन भी होता है कि जब प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सेरोटोनिन थ्रोम्बोक्सिन को रिलीज करते हैं, और सेरोटोनिन थ्रोम्बोक्सिन का वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ये याद रखना। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है, इसके पीछे दो हाइपोथेसिस है। फायदा क्या है वैसोकंस्ट्रिक्शन होने का? वैसोकंस्ट्रिक्शन होने का फायदा है कि वहां से ब्लीडिंग को कम कर देना। तो पहला फेज क्लियर। यदि वैसोकंस्ट्रिक्शन से भी कई बार ब्लीडिंग नहीं रुकती है, कई बार वैसोकंस्ट्रिक्शन से भी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका क्या? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या आता है दूसरा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब अपन देखेंगे प्लेटलेट किस तरीके से काम करती है, उसको अपन थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि प्लेटलेट किस तरीके से काम करती है। मैंने आपको ये भी बताया था नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, ये अपन को पता है। यदि अपन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट देखते हैं, ठीक है, कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, तो आप सबको पता है 1.5 से 4 लाख सेल पर mm³ होता है। और मैंने ये भी बताया था कि यदि 1.5 लाख से कम है तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, और यदि 4 लाख से ज्यादा है तो हाइपरकोगुलेशन होने लगेगा। मतलब कि मैंने ये भी बताया था, आप समझ रहे हो कि प्लेटलेट का मेन काम होता है क्लोटिंग करना होता है, ब्लड को थोड़ा गाढ़ा करना होता है, ठीक है। अब समझेंगे कैसे करता है प्लेटलेट, कैसे काम करता है, कैसे ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है प्लेटलेट, उसको देखेंगे। तो एक्चुअली में देखो प्लेटलेट कैसे काम करता है, ओवरऑल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वेसल्स है, ठीक है, और ये वेसल्स में क्या हो गई, इंजरी हो गई। सबसे पहले यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, ये खून बह रहा था, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ है, उससे जितनी ब्लीडिंग रुक सकती थी उतनी रुक गई। लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चलता, तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्या होती है, प्लेटलेट होती है, वो प्लेटलेट आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और आपस में प्लेटलेट में क्या एक स्टिकी नेचर होता है। स्टिकी मतलब होता है चिपकने का नेचर। प्लेटलेट में चिपकने का जो नेचर होता है, वो यहाँ जाके वो क्या कर देती है, चिपक जाती है, जिससे ब्लड है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कैसे होता है, ऐसे देखो थोड़ी बहुत इंजरी हरदम होती रहती है, हर वेसल्स में थोड़ी बहुत इंजरी होती रहती है, हरदम कंटिन्यू थोड़ी बहुत इंजरी हर वेसल्स के एंडोथेलियम में होती रहती है। यदि प्लेटलेट नहीं होंगी तो ये ब्लड यहाँ से बाहर आता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके प्लेटलेट ही होती हैं जो यहाँ आके क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं, और इस ब्लड को बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है, समझ गए। ये आपके प्लेटलेट ही होती हैं जो यहाँ पे जमा हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होने देती। अब यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका प्लेटलेट का अमाउंट 1.5 लाख या मान लो कि 50,000 से भी कम आ गया, तो यहाँ पे प्लेटलेट इनको नहीं रोक पाएंगी और इंसान को ब्लीडिंग होती रहेगी, जो ब्लड है वो उसके पेरिफेरल रीजन में आ जाएगा, जिससे आपको पर्ट्यूरा, पैटेकी या आपकी इकाइमोसिस जैसी कंडीशंस क्रिएट होती रहती है। यहाँ पे यदि ब्लीडिंग आ जाएगा तो टिश्यू में ब्लीडिंग हो जाएगी ना, तो काफी डिजीज या काफी दिक्कतें आने लगेंगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के क्या है, 3 पार्ट होते हैं इसके लिए, है ना। 3 स्टेप में ये काम होता है। सबसे पहले वहां पे आके प्लेटलेट चिपकती है, उसको एडिशन बोलते हैं। उसके बाद में वो प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। और एक्टिवेशन के बाद सारी प्लेटलेट यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगती है, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन बोलते हैं। तो 3 स्टेप में यहाँ पे प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है समझना, एक एक चीज का रीजन भी समझना है ना, एक एक चीज का आप रीजन भी समझते जाना कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडहेशन। चिपकती क्यों है, ठीक है, समझना ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि सपोज ये आपकी वेसल्स है, ये आपकी वेसल्स है, ये यहाँ से डैमेज हुई है, ठीक है, ये इसके अंदर ब्लड बह रहा है और यहाँ पे वेसल्स है वो क्या हुई है, डैमेज हो गई है, ठीक है।
यहाँ से आपकी वेसल्स डैमेज होती है। तो यहाँ से क्या होता है, जब डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे आपको पता है वेसल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन। वेसल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन, आपको पता होगा। वेसल्स में एक कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, और जब ये डैमेज हो गया, एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, यदि एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है तो ये कोलेजन प्रोटीन है ना, ये कोलेजन प्रोटीन है, वो सरफेस पर एक्सप्लोर होने लग जाता है। सरफेस पर इस कोलेजन प्रोटीन का सरफेस एक्सपोजर होने लग जाता है। किसका? कोलेजन प्रोटीन का। कोलेजन का सरफेस पर एक्सपोजर होने लग जाता है। पहले कोलेजन बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है। नॉर्मली एंडोथेलियल है, वो कोलेजन को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। लेकिन एंडोथेलियल यदि डैमेज हो चुका है तो कोलेजन बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है। वो प्लेटलेट का एक नेचर होता है, प्लेट एक आपकी बॉडी में, ब्लड में एक फैक्टर पाया जाता है, आपको पता हो तो, जिसको अपन बोलते हैं VWF। फुल फॉर्म जानते हो तो वोन विल ब्रांड फैक्टर। क्या होता है? वोन विल ब्रांड फैक्टर। सही राइटिंग लिख देता हूं मैं। एक फैक्टर होता है VWF, वोन विल ब्रांड फैक्टर। क्या होता है वोन विल ब्रांड फैक्टर? ये आपकी बॉडी में एक ऐसा फैक्टर होता है जो क्या करेगा कि जहां पे कोलेजन है, जहां पे कोलेजन दिख रहा है, कोलेजन कहां दिखेगा? कोलेजन सरफेस वहीं दिखेगा जहां पे एंडोथेलियल डैमेज है। मतलब जहां भी एंडोथेलियल डैमेज है, जहां भी थोड़ा सा रुकावट आ रहा है वेसल्स में, वहां पे कोलेजन एक्सपोजर होगा, कोलेजन दिखेगा। उस कोलेजन को ये क्या है, प्लेटलेट से जोड़ता है। यदि उसके आसपास प्लेटलेट है तो उस कोलेजन को ये क्या है, प्लेटलेट से जोड़ेगा। मतलब आप याद रखना, यदि कहीं भी आपकी वेसल्स में थोड़ा सा भी उभार या रुकावट आती है, थोड़ा सा भी डैमेज पार्ट आता है वेसल्स में, तो वहां पर आप समझ जाना वहां प्लेटलेट इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, ब्रेकर आया, थोड़ा सा डैमेज पार्ट आया, तो यहाँ पे जितनी भी प्लेटलेट है, सपोज ये प्लेटलेट बनाओ में से, तो यहाँ पे जितनी भी प्लेटलेट है वो इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों हो गई है? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डैमेज पार्ट होता है, वहां पे कोलेजन आ जाता है, एक्सपोजर होने लग जाता है कोलेजन का। ठीक है, तो कोलेजन का एक्सपोजर होने लग जाता है, तो सपोज करके चलो कि एक वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर होता है अपनी बॉडी में। वो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर कोलेजन और प्लेटलेट के बीच में बिल्कुल गम जैसे काम करता है, बिल्कुल उनको चिपकाने का काम करता है। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं कि उस प्लेटलेट में सर्कुलेट हो रही थी, उसको वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर ने यहाँ पे क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, उनको चिपका दिया है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस एडिशन का ये हुआ। एडिशन मतलब चिपकना होता है कि जहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज थी वहां पे प्लेटलेट आके चिपकने लग गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोलेजन एक्सपोजर होने लग गया था, तो वो विल्ब्रेंड फैक्टर है, उसने क्या करा, उनको चिपका दिया। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है एक्टिवेशन का। क्या हुआ या एक्टिवेशन का? और एक्टिवेशन में क्या होता है, इसको समझना, इसको समझना एक्टिवेशन को। एक्टिवेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे प्लेटलेट है ना, जो कोलेजन से चिपकता है, प्लेटलेट ने अब तक क्या कर दी थी, प्लेटलेट स्टिक विद कोलेजन, वो कोलेजन या डैमेज पार्ट से क्या हो गई थी, चिपक गई थी। ठीक है, प्लेटलेट कोलेजन या डैमेज पार्ट से क्या हो गई थी, चिपक गई थी। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। प्लेटलेट है, वो कोलेजन या डैमेज पार्ट से चिपक गई थी। अब क्या होता है, जैसे ये चिपकती है ना, तो प्लेटलेट में कन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं। क्या आते हैं? कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब कि उसकी प्लेटलेट की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर है वो प्लेटलेट की चेंज हो जाती है। वो चेंज होके कैसे होती है कि पहले प्लेटलेट जो राउंड स्ट्रक्चर की होती थी, प्लेटलेट जो पहले राउंड होती थी, अब वो स्पाइक निकलने लग जाते हैं, वो स्पाइक शेप में आ जाती है। ठीक है, स्पाइक का फायदा ये होता है कि प्लेटलेट आपस में, जैसे प्लेटलेट में से कुछ स्पाइकल निकलते हैं, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने लग जाती है। ठीक है, तो पहली चीज तो कि जैसे प्लेटलेट उस कोलेजन से जुड़ते हैं, उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है। राउंड स्ट्रक्चर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके स्पाइक स्ट्रक्चर में।
दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेटलेट है वो कुछ मीडिएटर रिलीज करती है। वो क्या करती है? रिलीज करती है कुछ मीडिएटर, रिलीज सम मीडिएटर। वो कुछ मीडिएटर रिलीज करती है। वो कौन कौन से मीडिएटर होते हैं? पहला होता है सेरोटोनिन, पहला होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है आपके एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, और तीसरा होता है आपका थ्रोम्बोक्सिन। क्या होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2। इनको रिलीज करती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करके वहां पे और ब्लड, वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम होता है। और दूसरा काम होता है वहां पे अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट, वहां पे और प्लेटलेट इकट्ठा होने लगेगी और प्लेटलेट को वो बुलाने लगते हैं। तो क्या हुआ एक्टिवेशन में? क्या हुआ कि जैसे प्लेटलेट कोलेजन पे बाइंड करती है, उस कोलेजन में क्या होने लग जाता है? उस प्रोटीन में क्या, सॉरी उस प्लेटलेट में क्या होने लग जाता है? उसकी कन्फॉर्मेशनल चेंज होती है। कन्फॉर्मेशनल चेंज मतलब कि जो राउंड होती थी अब वो स्पाइक में हो जाएगी। अब देखो राउंड तो एक दूसरे से चिपक नहीं पाती, जबकि स्पाइकल ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो एक दूसरे में फंस जाती है। ठीक है, वो एक दूसरे में फंस जाती है तो आराम होता है उनको आपस में क्लस्टर बनाने में आराम मिलता है। दूसरा कि ये जो प्लेटलेट है ना, वो कुछ मीडिएटर रिलीज करने लग जाती है, जैसे सेरोटोनिन, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन। ये क्या करते हैं? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने लगते हैं। वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होने वाला है कि वो एक तो ब्लीडिंग कम होने लग जाएगी, दूसरा ये मीडिएटर है वो और ज्यादा प्लेटलेट को क्या करने लग जाते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वहां पे और प्लेटलेट आने लगती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपका एग्रीगेशन। क्या होता है? एग्रीगेशन। थर्ड स्टेप कौन सा होता है? एग्रीगेशन होता है। अब एग्रीगेशन प्रोसेस में क्या होता है इसको भी समझना आप ना। अब इसमें प्लेटलेट, काफी सारे प्लेटलेट क्या होने लग जाते हैं? कलेक्शन होने लग जाता है। प्लेटलेट्स का क्या होने लग जाता है? कलेक्शन होने लग जाता है। जो डैमेज पार्ट है उसमें बहुत सारी प्लेटलेट आके क्या हो जाती हैं? इकट्ठा होने लग जाते हैं। कहाँ पे? डैमेज पार्ट पे। और वो आपस में क्लस्टर बनाने लग जाती हैं, वो आपस में जोड़ने लग जाती है। और उनको जोड़ने में काम आता है वो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड ए। ये दो वहां पे रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर होते हैं प्लेटलेट, आपको और डिटेल में प्लेटलेट को पढ़ते हैं ना, उसमें दो रिसेप्टर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी, सॉरी सेकंड बी एंड थर्ड ए, दो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर से क्या होने वाला है कि इन रिसेप्टर से क्या होते हैं? प्लेटलेट है वो एग्रीगेट होने लग जाती हैं। प्लेटलेट आपस में जुड़ने लग जाते हैं, एग्रीगेट होने लग जाती हैं। और एग्रीगेट होके वो क्या बना लेते हैं? उसमें देखो एग्रीगेट होती है, झुंड बन जाता है। और उसमें एक प्रोटीन, आपने क्लोटिंग फैक्टर पढ़ा होगा, फिब्रिनोजन। वो फिब्रिनोजन भी वहां के क्या होने लग जाता है? जुड़ने लग जाता है। तो ये बहुत खतरनाक प्लग बन जाता है, एक झुंड बन जाता है। इसको अपन आगे जाके बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग बनने लग जाता है। ठीक है, तो अपन ने यही पढ़ा कि सपोज करो ये एक वेसल्स थी, समझना ये एक वेसल्स थी और वो वेसल्स यहाँ से क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। इसके अंदर सपोज करो ये क्या बह रहा था? ब्लड बह रहा था। ठीक है, अब जैसे ब्लड यहाँ पे एंडोथेलियम डैमेज होती है तो इसका कोलेजन क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इस एंडोथेलियम का कोलेजन है वो बाहर आने लग जाता है। जो ये एंडोथेलियम अपन ने पढ़ा था ना, सॉरी इस एंडोथेलियम का कोलेजन है वो सरफेस पर एक्सपोजर करने लग जाता है। यहाँ पे इसका कोलेजन आ गया, मान लो ये कोलेजन है। अब कोलेजन से जैसे ही यहाँ पे प्लेटलेट्स पहुंचेंगी, सपोज करो ये मैं बना रहा हूँ, ये प्लेटलेट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही प्लेटलेट पहुंची वो यहाँ से कोलेजन से चिपकने लग जाती है। और उसको चिपकाने में जो काम करता है वो होता है वॉन विलब्रैंड फैक्टर आता है, VWF। वो इनको चिपकाने में काम करता है। एक डिजीज पढ़ेंगे पर वॉन विलब्रैंड डिजीज, उसमें ये वॉन विलब्रैंड फैक्टर नहीं होगा तो प्लेटलेट है वो चिपकेगी नहीं और नॉर्मल इंसान को ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या होने लग जाती है? प्लेटलेट है वो चिपकने लग जाती है। अब चिपकने से क्या होता है? अब बाद में इसको बोला बनने का एडिशन। अब जैसे ही चिपकती हैं तो वो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करने लगेंगी। ये प्लेटलेट अपनी स्ट्रक्चर जो राउंड हुआ करती थी अब वो स्पाइकल स्ट्रक्चर होने लगेगी। कैसे होने लगेगी? स्पाइकल जैसे स्ट्रक्चर होने लगेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो जाएगी। सॉरी ये पूरा ही मिल। ठीक है, ये स्पाइकल स्ट्रक्चर होने लग जाएगी। जैसे ये था, ये डैमेज हुआ था पार्ट, यहाँ पे ब्लड था
पहले ये जो राउंड प्लेटलेट थी अब वो कांटे जैसे स्पाइकल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो स्पाइकल होने से फायदा है कि ये आपस में जुड़ने लग जाती है, ठीक है। और ये कुछ मीडिएटर रिलीज और करती है, क्या कर देती है, कुछ मीडिएटरों को रिलीज कर देगी, जैसे ये मीडिएटर रिलीज कर दिया इसने ना। क्या कौन कौन से मीडिएटर हो गए, ये हो गए आपके सेरोटोनिन हो गया, ये आपका एडीपी हो गया, ये आपका थ्रोम्बोक्सिन ए2 हो गया। ये इसको और श्रिंक कर देगा, वेसल्स को और श्रिंक कर देगा, और यहाँ पे और प्लेटलेटों को ये इकट्ठा कर देगा, और प्लेटलेट आएंगी यहाँ पे। तो ये प्लेटलेट का एक क्लस्टर झुंड सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुंड सा लग जाएगा प्लेटलेट का। उस प्लेटलेट के झुंड लगने के बाद क्या होता है, थर्ड प्रोसेस आता है जिसको अपन बोलते हैं एग्रीगेशन। इसमें दो बाइंडर होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी प्लेटलेट पे और ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड ए। ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ने लग जाते हैं, हर सेल के एक दूसरे में जुड़ते हैं और इनका एक क्लस्टर बन जाता है, और इसके बीच में फिब्रिनोजन भी आ जाते हैं जो इसको और मजबूत बना देते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, पूरा प्लग बन जाता है, यहाँ पे ये पूरा प्लग बन जाता है डैमेज पार्ट के पास में, है ना। डैमेज पार्ट के पास में प्लेटलेट का पूरा क्या बन जाता है, प्लग बन जाता है। अब इतना प्लग बन गया तो आप सपोज करो कि ब्लीडिंग होगी क्या, नहीं भाई, अब जो ये ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो जाएगी। आप कह सकते हो कि स्टॉप ब्लीडिंग, यहाँ पे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई है, अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। जनरली आपके यहाँ पे ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए। तो इस तरह से प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। प्लेटलेट इस तरीके से आपकी ब्लीडिंग को रोकता है। समझ में आया आपको इतनी बात? तो अपन ने पूरा देखा कि प्लेटलेट कैसे रोकता है। तीन स्टेप होते हैं प्लेटलेट के, एडिशन, एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन, तीन स्टेप होते हैं। एडिशन में वॉन विलब्रेंड फैक्टर हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिवेशन में ये तीन केमिकल मीडिएटर सेरोटोनिन, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन रिलीज होते हैं, और एग्रीगेशन में ये दो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी और ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड है वो, और फिब्रिनोजन प्लग बनाता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। समझ में आया इतना? अब नॉर्मल आपने ये देख लिया कि प्लेटलेट से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, आपने इतना तो देख लिया कि प्लेटलेट से ब्लीडिंग रुक रही है ना। तो अब इसके कुछ क्लिनिकल यूज भी अपन देख लेते हैं, क्लिनिकल इसके कुछ यूज होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि नॉर्मली क्या होता है कि ये वेसल्स है, सपोज करो वेसल्स बनाने वाला कहते हैं ग्रीन था, है ना। ये वेसल्स थी, ये वेसल्स थी सपोज करो, और इसमें यहाँ पे इंजरी थी, और इसके अंदर ये भी मान लो कि ये ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा था कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे एंड में क्या हुआ, अपन ये भी मान लेते हैं कि एंड में यहाँ पे आपका प्लेटलेट का प्लग बन गया जो अब ब्लीडिंग को रोक दिया, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, सपोज करो ये प्लेटलेट है बह रहा है, आगे जाके ये बिल्कुल टाइट बिल्कुल सॉलिड बन जाता है, और ये इतना जो प्लेटलेट प्लग है ना, जो प्लेटलेट प्लग होता है वो इतना टाइट नहीं होता, वो इजीली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इजीली ये क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, या यहाँ से टूट जाता है। अब ये यहाँ से टूट गया, इतना सा पार्ट, इसका इतना पार्ट है वो यहाँ से टूट गया, यहाँ से इतना पार्ट टूट गया। और ये क्या करता है, जैसे हार्ट, ये एक वेसल्स है, जैसे ये जा रही है, और इसमें से एक वेसल सपोज करो हार्ट के लिए जा रही है, कहाँ जा रही है, हार्ट के लिए जा रही है, और ये टूट के इसमें आके अलझ गया, ठीक है। तो हार्ट को सप्लाई बंद हो गई ना, तो इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में थ्रोम्बस बन गया, और ये थ्रोम्बस क्या कर देता है, कहीं भी ऑर्गन की सप्लाई को रोक देता है आगे जाके। इसलिए प्लेटलेट का जो प्लग होता है ना, वो एमआई वाले पेशेंट में बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि कोगुलेशन भी बुरा होता है। मान लो ये प्लेटलेट का टुकड़ा थोड़ा सा टूट गया, और इजीली ये प्लेटलेट का टुकड़ा होता है ना, प्लेटलेट प्लग, वो इजीली टूट भी जाता है ना। ये टूट के कोई स्मॉल वेसल्स जैसे हार्ट की वेसल्स, ब्रेन की वेसल्स में जाके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिससे उन ऑर्गन को जाने वाली ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। तो रुक जाके तो वहां पे ना तो ऑक्सीजन पहुंचता है ना ग्लूकोज पहुंचता है, और वो जैसे यहाँ पे हार्ट था तो ये हार्ट डैमेज हो जाएगा। इस कंडीशन को आगे जाके अपन बोलते हैं एमआई। क्या बोलते हैं, एमआई, हार्ट डैमेज हो जाता है। तो ये याद रखना कि प्लेटलेट प्लग बन जाता है वो खतरनाक होता है। तो इसको क्या है, इसलिए अपन जो, अब मान लो प्लेटलेट का प्लग बढ़ गया, यहाँ पे प्लेटलेट का अमाउंट है वो 4 लाख से ऊपर है। जब भी अपन प्लेटलेट का अमाउंट ज्यादा देखते हैं, या एमआई का पेशेंट जिसमें अपन प्लेटलेट काउंट को कम रखना चाहते हैं, वहां पे अपन कुछ दवा, आपने देखिए आप देखना कि जब भी जो एमआई का पेशेंट होता है उसको एंटी प्लेटलेट ड्रग स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सी दवा स्टार्ट करते हैं,
एंटी प्लेटलेट ड्रग अपन स्टार्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं कि कहीं भी यदि प्लेटलेट का प्लग बन रहा है, कहीं भी प्लेटलेट यदि इकट्ठी हो रही है तो प्लग ज्यादा देर तक बना ना रहे, वो प्लग ज्यादा देर तक बना ना रहे, नहीं ये क्या कर देता है, एमआई करा देगा। एंटी प्लेटलेट ड्रग जैसे आपने नाम सुना होगा एस्पिरिन, एस्पिरिन जिसको एमआई का टैग आ जाता है उसको 75 mg एचएस में स्टार्ट करते हैं। एस्पिरिन दे दो या आप इकोस्प्रिन बोल दो, या एक नई दवा और चलिए क्लोपेडिग्रेल, एक नई दवा और आती है क्लोपेडिग्रेल 75 mg एचएस में देते हैं। यदि आप इन दवाओं को कंटिन्यू देते रहो, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्लेटलेट है उसका प्लग नहीं बनेगा। और ये भी आप जानते हो कि ज्यादा एस्पिरिन दे देते हैं तो ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो इसकी डोज को अपन नॉर्मल क्या करते हैं, बैलेंस करके रहते हैं, टाइम टू टाइम अपन टेस्ट कराते रहते हैं, पीटीआईएन का टेस्ट होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है वो कहां पर काम करती है। तो याद रखना, वो जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन वाला जो स्टेप था, एग्रीगेशन को वो क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। वहां पे उन प्लेटलेट को वो एक साथ इकट्ठा नहीं होने देती, जुड़ने नहीं देती है, ठीक है। जो आपने जो दो बाइंडर पढ़े थे, जीपी थर्ड ए एंड जीपी सेकंड बी, इनको ये क्या करते थे, इन रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ये दवा ब्लॉक कर देंगी, तो सारी प्लेटलेट आपस में जुड़ नहीं पाएंगी और वहां पे प्लग बन नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है, आप कहोगे कि सर एंडोथेलियल डैमेज नहीं हुआ, देखो नॉर्मल जैसे भी आपका थोड़ा सा भी बीपी बढ़ता है या कम होता है ना, आप सपोज कर लेना कि यदि किसी इंसान का थोड़ा सा भी बीपी कम या ज्यादा होता है, यदि बीपी थोड़ा सा बढ़ गया तो यहाँ पे एंडोथेलियम में इतना दम थोड़ी होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इजीली वहां पे आप कितनी बॉडी में कितनी बार प्लेटलेट के प्लग, बड़े सारे प्लग बनते दिखेंगे। आप यदि ब्लड को देखोगे ना, वेसल्स को देखोगे तो जाने आपको कितने सारे प्लेटलेट प्लग देखने को मिलेंगे। तो कोई सा भी प्लग, यदि आपकी बॉडी में प्लेटलेट ज्यादा है तो कोई सा भी प्लग आपके हार्ट में जाके थ्रोम्बस बना सकता है, ब्रेन में जाके थ्रोम्बस बना सकता है और आपको एमआई करा सकता है। इसलिए पर नॉर्मल इंसानों में ऐसा नहीं होता, टेंशन मत करो आप, है ना, कि कहीं सोचो कि मेरी बॉडी में प्लेटलेट के प्लग बन रहे होंगे, क्या पता वो हार्ट में चल जाए, ऐसा नॉर्मल नहीं होता। क्योंकि आपकी बॉडी में हेपेरिन घूम रहा है एक साथ के साथ, वो हेपेरिन इन सबको साफ करता जाता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने इतना पढ़ा। दूसरा कि एक क्लोटिंग टाइम एक चीज होती है, एक चीज पढ़ेंगे अपन क्लोटिंग टाइम, है ना, समझना ये चीज है ना। बड़े बड़े जब नोट सेट की आप तैयारी करोगे ना 4 साल बाद, जब आपको ये चीजें याद आएंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोटिंग टाइम। और आपको कोचिंग वाले भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, तब कोचिंग वाले नॉर्मल बताएंगे क्लोटिंग टाइम क्या होता है, कितना होता है। अब थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा देता है तो आप अटक जाते हो, इसलिए कह रहा हूँ अभी टाइम से इनको अच्छी तरह पढ़ लो। देखो क्लोटिंग टाइम क्या होता है, ये पूरा की पूरा प्लेटलेट पे डिपेंड होता है, ये पूरा की पूरा प्लेटलेट पे डिपेंड होता है कि प्लेटलेट, सॉरी क्लोटिंग टाइम नहीं, सॉरी 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 क्लोटिंग टाइम नहीं, ब्लीडिंग टाइम की अपन बात कर रहे हैं। किसकी? ब्लीडिंग टाइम, जिसको अपन शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम, या शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं बीटी। ये टोटल डिपेंड होता है किस पे? प्लेटलेट पे, प्लेटलेट के एक्शन पे होता है कि प्लेटलेट कितने टाइम पे प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम टेकन इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कि प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसको, या स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रुकने में कितना टाइम लग रहा है प्लेटलेट के द्वारा, बाय प्लेटलेट प्लग, भाई प्लेटलेट प्लग से ब्लीडिंग रुकने में कितना टाइम लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीटी बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर किया जाता है दो तरीकों से। इसको मेजर करने के लिए दो मैकेनिज्म आती है, एक तो आती है यू मेथड। कौन सा आता है? यू मेथड आता है, और दूसरा मेथड आपके पास आता है ड्यूक मेथड। कौन सा आता है? ड्यूक मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मेथड और ड्यूक मेथड। अब ये क्या होता है? यू मेथड क्या होता है इसको समझना। यू मेथड में क्या करते हैं कि आपका फोर आर्म वाली साइट लेते हैं। क्या लेते हैं? फोर आर्म की साइट लेते हैं,
उसमें बीपी कफ लेते हैं, बीपी कफ लेते हैं, बीपी बांध देंगे, जो बीपी बांधने वाला जो पट्टा आता है ना उसको बांध देंगे, और उसका प्रेशर आप 40 mm ऑफ Hg को क्या कर दो, सेट कर दो, और उसमें एक निडल प्रिक करो, उसमें एक निडल प्रिक करेंगे अपन, है ना, उसमें निडल को प्रिक करो, और उसके बाद निडल प्रिक करने से वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग आने लगेगी, और फिर आप स्टॉप वॉच अपने टाइमर स्टार्ट कर दो, और फिर देखो कि कितना टाइम लग रहा है उस ब्लीडिंग को स्टॉप होने में। ठीक है, आपने क्या करा, ईव मेथड में क्या करना होता है अपन को, कि आप 4 आर्म साइट लेते हैं, 4 आर्म वाली साइट लेंगे, उसमें बीपी कप बांधेंगे, बीपी कप को 40 mm ऑफ Hg तक आप क्या करो, बढ़ा दो। ठीक है, अब 40 mm ऑफ Hg तक बढ़ाने के बाद उसमें थोड़ी सी नीडल को आपको क्या करना है, प्रिक करना है, नीडल को थोड़ा सा प्रिक करके एंडोथेलियम को डैमेज करने के बाद वहां पे ब्लीडिंग होगी। अब आपको देखना है कि वो ब्लीडिंग कितने टाइम तक हो रही है, कितने टाइम में वो ब्लीडिंग रुक जाती है, अपन को ये देखना है ना। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो भी आप याद रखना, वो आती है 2 to 7 मिनट। कितनी आती है, 2 से 7 मिनट आती है, मतलब कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो 2 से 7 मिनट का होता है। ड्यूक मेथड में क्या होता था, इसको समझो कि ड्यूक मेथड में क्या हो रहा है। ड्यूक मेथड में क्या हो रहा है कि आपके जो ईयर लोब होता है, जो कान के नीचे जो लटक रहा है ना छोटा सा, उस ईयर लोब में थोड़ा सा आपको क्या कहता है, निडल को प्रिक करना है, उसमें निडल प्रिक करनी है। उस निडल प्रिक करने के बाद वहां पे क्या होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, और अपन देखेंगे कि वो ब्लीडिंग कितने टाइम पर रुक रही है ना, उस ब्लीडिंग को रुकने में कितना टाइम लग रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूक मेथड से बीपी आना। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 2 से 5 मिनट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से 5 मिनट। तो ब्लीडिंग टाइम को कंट्रोल, ब्लीडिंग टाइम, पहली बात तो ये देखो कि ब्लीडिंग टाइम टोटल डिपेंड ऑन प्लेटलेट, याद रखना, टोटल डिपेंड ऑन प्लेटलेट। वैसे अपन जब ये मेडिसिन पढ़ेंगे तब अपन अच्छी तरह देंगे कि ब्लीडिंग टाइम है वो टोटल प्लेटलेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्लेटलेट पे डिपेंड करता है, कोई क्लोटिंग फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। यदि आपके प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है, डेंगू में प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है, तो उसका बीटी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि आपके प्लेटलेट का काउंट बढ़ रहा है तो उसका ब्लीडिंग टाइम कम हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि आपके क्लोटिंग फैक्टर का टाइम बढ़ रहा है तो उसका बीटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लीडिंग टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे किसी ने पूछा कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है उसको कैसे मेजर किया जाता है, ब्लीडिंग टाइम के लिए सैंपल जाता है क्या, नहीं। ब्लीडिंग टाइम को मेजर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, ड्यूक मेथड होता है, ईयू मेथड होता है। ड्यूक मेथड में आपका ईयर लोब है उसको प्रिक करते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी ब्लीडिंग कितनी देर में रुकती है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2 से 5 मिनट आएगी। दूसरा आता है कि यू मेथड क्या होता है, यू मेथड में क्या करते हैं अपन, जो 4 आर्म है उसको क्या करते हैं, प्रिक करते हैं बीपी कप को बांध के, बीपी कप को 40 mm वैल्यू तक बांधेंगे और फिर प्रिक करेंगे, और उसकी नॉर्मल वैल्यू 2 से 7 मिनट आती है, और यू मेथड को ज्यादा करेक्ट माना जाता है, यू मेथड को ड्यूक मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, अब लेकिन आजकल अपन ये दोनों मेथड बंद कर दिए, ये ओल्ड स्कूल टाइप हो गए। आजकल जो नया मेथड यूज लिया जाता है वो लिया जाता है PFE 100। क्या लिया जाता है, PFE 100। ये क्या होता है PFE 100, प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर बोलते हैं इसको ना, 100। ये इन दोनों से ज्यादा पोटेंट है, मोर पोटेंट, ये इन दोनों से ज्यादा पोटेंट, मोर पोटेंट देन ब्लीडिंग टाइम, है ना। ये प्लेटलेट को फंक्शन को कैच करने में ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना, क्या, PFE 100। और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 180 सेकंड तक होती है, कई जगह 120 सेकंड तक। वो लैब कौन सा इस पे डिपेंड करता है कि लैब है वो कौन सा उसमें मीडिएटर यूज करके, कौन सा केमिकल यूज करके वो इस PFE को कर रही है। यदि वो CADP1 आता है उसको कर रही है तो 180 सेकंड से कम आता है, नहीं 120 सेकंड। मेनली जो ज्यादातर लैब है वो 180 सेकंड वाला यूज करती है, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने प्लेटलेट को पूरा पढ़ा। ठीक है, तो आपसे नॉर्मली कभी कोई डॉक्टर पूछ ले, कभी कोई आपके वाइवा वाले आते हैं वो आपसे पूछ ले, तो वो सिंपल पूछ लेते हैं कि ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, तो आप बताना कि प्लेटलेट प्लस फॉर्मेशन में जितना टाइम लगता है या ब्लीडिंग को रुकने में जितना प्लेटलेट के द्वारा टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं।
और ये किस पे मतलब ये कितना होता है, तो आपको वैसे नॉर्मली पूरा बताने की जरूरत नहीं, आप बता दो नॉर्मल 2 से 7 मिनट होता है, नॉर्मल बताना पड़ेगा 2 से 7 मिनट तक का होता है। क्लियर? आपको प्लेटलेट से कैसे ब्लीडिंग रुकती है वो अपन ने देख लिया। अब देखो अपन ने देख लिया कि हीमोस्टेसिस के लिए सबसे पहले जो काम आता है वो कौन आता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन आता है, उसके बाद प्लेटलेट काम आती है। अब उसके बाद जो काम आएगा वो लास्ट है, वो कौन होगा, आपका क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब हेडिंग डालो क्लॉटिंग फैक्टर। अब हेडिंग डालते हैं थर्ड, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर अब समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्लिप मत हो जाना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यदि प्लेटलेट से भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, आपके वैसोकंस्ट्रिक्शन से भी नहीं रुकी, तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं और वो ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इनको समझो। देखो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, पहले तो याद रखना जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो कहाँ सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस इन लिवर। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर वो लिवर में सिंथेसिस होते हैं, एक्सेप्शन एक ही है, वो है कैल्शियम। आप याद रखना कैल्शियम भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम प्रोटीन नहीं होता ना, याद रखना। सॉरी एक चीज और देखना कि सारे किससे रिलीज होते हैं, लिवर से होते हैं। एक कैल्शियम है जो लिवर से नहीं होता, वो साथ में एक टिश्यू फैक्टर होता है, टिश्यू प्लाज्म या टिश्यू फैक्टर लिख लो आप। एक टिश्यू फैक्टर और होता है, वो भी आपके टिश्यू से जनरेट होता है, जो टिश्यू डैमेज होते हैं ना उनसे बनता है, वो भी लिवर से नहीं बनता, वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3। तो क्लॉटिंग 3 और 4 ये दोनों आपके लिवर से सिंथेसिस नहीं होते, नहीं, वरना 13 में से 11 क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में ही बनते हैं। सारे प्रोटीन नेचर होते हैं, ओनली कैल्शियम है जो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, ठीक है। ये भी लिखना कि मोस्ट कॉमन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मैक्सिमम कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, तो याद रखना फिब्रिनोजन है वो मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 200 to 400 नैनोग्राम पर ml, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और इन 13 के 13 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 13 के 13 का नाम याद रखना पड़ना होता है अपन को, है ना। फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और इन 13 के 13 के आपको क्या होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब नाम याद करने के लिए बैटरी एक चीज हो रही है कि इनका जो नंबर दिया है ना 1 2 3 4, ये किस बेस पे दिया है, ये इस बेस पे दिया है कि सबसे पहले एक को डिस्कवर किया था, एक की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद में सेकंड की डिस्कवरी थी, उसके बाद थर्ड की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद 4 की डिस्कवरी थी। ऐसे डिस्कवरी होती गई और इनके क्लॉटिंग फैक्टर के नाम दिए जाने लगे। आजकल ऐसा बताया जाता है और भी क्लॉटिंग फैक्टर डिस्कवर किए जा रहे हैं ना, 13 से आगे भी 14 15 16 भी आएंगे, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए कोई निमोनिक है, तो बिल्कुल एक निमोनिक मैंने आपको बनाया है, फूफी। पहले तू चल, फूफी पहले तू चल, ठीक है। लेकर, इसका कुछ नाम नहीं है, समोसा, ठीक है। आज चोरी से पहले होगा फायदा। देखो जब हम तैयारी करते थे ना 12th में, तो हमको 12th में हमारे सर ने इस ट्रिक से याद कराया था, मुझे अब तक वो ट्रिक याद है, तो वही ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। याद रख लेना कि इसको 3-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। फूफी पहले तू चल, लेकर समोसा, आज चोरी से पहले होगा फायदा।
3-4 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। पुपी, पहले तू चल लेकर समोसा, आज चोरी से पहले होगा फायदा। याद रखना, यहाँ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 6 है, उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना। देखो पहले डिस्कवर किया गया था, बाद में बताया गया कि क्लोटिंग फैक्टर नंबर 6 है, वो एक्चुअली में क्लोटिंग फैक्टर है ही नहीं। अब इनके क्या क्या नाम होते हैं वो सुनो। एफ से बन जाता है फिब्रिनोजन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, फिब्रिनोजन। पी से बनता है प्रोथ्रोम्बिन, क्या? प्रोथ्रोम्बिन। पी से क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। टू से बनता है टिश्यू, टिश्यू फैक्टर, या आप इसको बोल सकते हो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हो? टिश्यू थ्रोम्बो, टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हैं इसको, ना क्या बोल सकते हैं? टिश्यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इसको बोलते हैं। सी से बन जाता है कैल्शियम, ठीक है। एल से बन जाता है लेबाइल फैक्टर, क्या बन जाता है? लेबाइल। 6 नंबर पे कोई होता नहीं है, बाद में आते हैं 7, तो 7 से बनता है स्टेबल फैक्टर, क्या बनता है? स्टेबल फैक्टर बनता है। 8 से बनता है एंटी हीमोफिलिक, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, उसमें इसी की कमी होती है, इसलिए इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। सी से बनता है क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर बोल सकते हैं सी से। एस से बनता है स्टोर प्रावर फैक्टर, क्या बनता है? स्टोर प्रावर फैक्टर बनता है। फिर पी से बनता है आपका, पहले टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन पढ़ा था, अब बनेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 11वें नंबर पे है ना। अब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। उसके बाद एस से बनता है हैगमैन फैक्टर, क्या बनता है? हैगमैन फैक्टर बनता है। और उसके बाद में एफ से बनता है फिब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर। तो ये इसका निमोनिक है, फूफी, पहले तू चल लेकर समोसा, आज चोरी से पहले होगा फायदा। और ये अपन ने सबके क्या देखे, 1 बाय 1 करके सबके अपन ने क्या देखे, नाम देखे, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये सारे क्लोटिंग फैक्टर है वो एक के बाद एक आके काम करते हैं। इससे पहले एक बात और याद रखना कि जो आपके विटामिन के होता है, आपने देखा होगा ना विटामिन के, सब जानते हैं विटामिन के, ठीक है। ये विटामिन के अपन ये भी पढ़ा है कि ये खूब ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आता है। और आपको पता है 10 mg का इंजेक्शन भी आता है विटामिन के का, जिसको अपन IM लगाते हैं। 10 mg का आता है विटामिन के का इंजेक्शन, आप ICU में जब नौकरी करोगे बहुत लगाओगे। तो वो क्यों लगाते हैं? ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कैसे रोकता है ब्लीडिंग? कि विटामिन के भी कुछ क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है। विटामिन के होता है वो कुछ क्लोटिंग फैक्टर होता है, उनका क्या करता है? सिंथेसिस करता है। तो कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर है जो विटामिन के हेल्प करता है सिंथेसिस करने में? क्लोटिंग फैक्टर 2, क्लोटिंग फैक्टर 7, क्लोटिंग फैक्टर 9, क्लोटिंग फैक्टर 10। मतलब प्रोथ्रोम्बिन को आपके 7वें नंबर पे आपके बन जाता है स्टेबल, स्टेबल फैक्टर को 9वें नंबर पे बनता है आपका क्रिसमस फैक्टर को, और स्ट्रोट प्रावर फैक्टर को। इन सबको कौन करता है? विटामिन के इन सबको क्या कराता है? सिंथेसिस करने में हेल्प कराता है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए अपन इसको अब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और याद रखना कि मोस्ट कॉमन कौन सा पाया जाता है? मैक्सिमम वो फिब्रिनोजन पाया जाता है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही।